अखिलेश यादव चाहे कितने भी महफिल को लूट लें, लेकिन बीजेपी बिल्कुल क्लियर है कि उनको टारगेट राहुल गांधी को करना है। क्या लोकसभा में आपने बीजेपी और कांग्रेस में कुछ एक कॉमन बात नोटिस की? वहीं सेबी और हिंडनबर्ग के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज एंकर की महिला एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता पर अच्छा खासा तंज कसा, यूं कहो तो ठन गई हाथरस वाले मामले पे। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित सब बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टारगेट सिर्फ राहुल गांधी ही होंगे, इशारा और मकसद बिल्कुल बीजेपी का साफ है। लोकसभा की जब स्पीच चल रही थी, मोशन ऑफ थैंक्स चल रहा था, तो उसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाले सिर्फ राहुल गांधी नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता थे, समाजवादी पार्टी भी थी, अखिलेश यादव भी थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर फोकस किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन पर कोई फोकस नहीं किया और ना था ना होगा। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नेहरू, गांधी, यहां तक कि राजीव गांधी तक की भी चर्चा कर दी। इंडिया अलायंस को एक संदेश भी दे दिया। तो कांग्रेस ना अपने सहयोगी दलों के लिए परजीवी की तरह है, जो जिस शरीर के साथ रहता है वो उसी को खा जाता है। कांग्रेस जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपने सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। इसीलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है, ऐसा मोदी जी ने कहा। यहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी शायद अपनी स्पीच से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को आगाह कर रहे होंगे। समझ जाइए, सोच लीजिए। इसीलिए बोला कि हम तुम्हें क्या खत्म करेंगे, तुम तो वैसे ही खत्म होने वाले हो। वी विल बी टारगेटिंग ओनली राहुल गांधी। तो उनका तो ये प्लान था। अब लोकसभा में उनकी बहुत लंबी स्पीच चले कई घंटों की, तो उसमें उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी पे अटैक किया, पर्सनल अटैक तक किया। पहले पप्पू पप्पू कहा जाता था, बालक बुद्धि से एक नया शब्द निकाल के लाए हैं। यहां तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चला इस पूरे इस सत्र में। लेकिन मोदी वर्सेस राहुल जो चलेगा ना, वो अगली विधानसभा में पता पड़ेगा। वहां पर बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। 2024 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। देखिए क्या निकल के आता है। मैं स्पीच सुना था राहुल गांधी की, तो भरे संसद में ऐलान जंग वाले जेस्चर में, अंदाज में उन्होंने कहा, आप लिख के ले लो, आपको इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली से गुजरात बहुत दूर है, चुनाव में भी बहुत देरी है। हरियाणा से तुलना करने पर तो ऐसा ही कह सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को पहले अपनी सारी जो ऊर्जा है वो हरियाणा में झोंकनी पड़ेगी और फिर देखना चाहिए कि हरियाणा में उनके हाथ क्या लगता है, हालात बदल पाते हैं कि नहीं बदलेंगे। तो गुजरात की बात करना, अभी तो महाराष्ट्र का खेल है। झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो देखते जाइए, फायदा तो कांग्रेस को ही होगा। लेकिन असली जो मजा आएगा वर्सेस वाला देखने को ना, वो 2024 में आएगा। पहले तो बात होगी पर्सनल अटैक की। दूसरी बात है कि लोकसभा में नीट की चर्चा क्यों नहीं हुई। अब आप बोलेंगे कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। अरे साहब, इतने भोले मत बनिए। देखिए, लोकसभा का जो पहला सत्र है ना, वो 3 जुलाई तक चलने वाला था। इस पूरे सेशन की घोषणा के साथ ही ये कह दिया गया था कि 24 जून से 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है और 27 जून से राज्यसभा का 264 जो सेशन है, जो 3 जुलाई तक चलेगा, ये साफ कह दिया गया था। 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा समाप्त हो जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे के भाषण देकर के उसका जवाब दिया। उसके बाद अचानक से लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन बीत जाने के बाद 3 जुलाई को राज्यसभा में जवाब देते हैं। उसके बाद राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर लोकसभा की कार्रवाई 3 जुलाई को चलती, उसमें मेडिकल दाखिले की परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के ऊपर चर्चा हो सकती थी। विपक्ष के नेता पहले दिन से इसकी मांग कर रहे हैं और 2 जुलाई को तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया था लिखित में कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट पर चर्चा करनी है जी। अब लेकिन सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो चिट्ठी थी उसको नजरअंदाज कर दिया, अनदेखी कर दी गई। मतलब इसको सब देखने के बाद क्या ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि और पत्रकार कर रहे हैं, कि सरकार किसी भी स्थिति में नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। पहले उसने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान काम रोको प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता है और दूसरे विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 1 दिन का समय बचा था, उस पर चर्चा कराने की बजाय कार्रवाई समाप्त कर दी गई। एक लॉजिकल पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं कि नीट पे चर्चा हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो बता दिया। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया किसी ने कि नरेंद्र मोदी जी की एंट्री हो रही है और मोदी के नारे लग रहे हैं। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम की चेहरा दिखाई दे रहा है। तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कांग्रेस और भाजपा में ये चीज तो कॉमन है
भाजपा सदस्यों के जिन आचरण की आलोचना करते थे और सदन में गरिमा गिराने की बात कहते थे, वैसा ही आचरण वो खुद करने लगे हैं कांग्रेसी लोग। पत्रकारों को भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, एक चीज ये भी देखने को मिली है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भक्त हैं और उनके नाम के नारे लगाने वाले हैं, तो राहुल गांधी को भी तो ऐसे लोग मिल गए जो उनके नारे लगा रहे हैं सदन के अंदर भी। ये भी साफ दिखाई दिया सदन में। मोदी को अपने नाम का नारा लगाने से कोई आपत्ति नहीं होती है, तो राहुल गांधी को भी तो नहीं है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन यानी कि मंगलवार को 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार की ओर से पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया था। जब मोदी चर्चा का जवाब देने सदन में आए तो भाजपा और एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए और साथ में भारत माता की जय के नारे लगे। कोई नई बात नहीं थी, पिछले 10 साल से यही हो रहा है। मोदी सदन में आएंगे तो नारे लगेंगे जी, भाजपा के सांसद उनके नाम लेकर नारे लगाते हैं। लेकिन इस सत्र से पहले कांग्रेस के नेता इसकी आलोचना करते थे। उनका कहना था कि भाजपा ने संसद की पवित्रता भंग कर दी है, मर्यादा को तार तार कर दिया है और इसे राजनीतिक प्रचार का अखाड़ा बना दिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस संसदीय नैतिकता का यह सबक भूल चुकी है, क्योंकि उसके भी 99 सांसद हो गए हैं और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। तभी मंगलवार को जब राहुल गांधी सदन में आते हैं तो कांग्रेस सांसदों ने जोर शोर से राहुल 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन देखने को मिला था कि राहुल गांधी पहले से सदन में नहीं थे। जब प्रधानमंत्री आए और जब जवाब देने के लिए खड़े हुए, तब राहुल की एक एंट्री होती है, स्लोमो, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ पीछे, जबरदस्त, अच्छा लगेगा, ऐसी एंट्री होती है। फिर कांग्रेस के सांसदों ने राहुल राहुल के नारे लगा दिए, भारत जोड़ो तक का नारा लगाया। ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी को यह घटनाक्रम संसद की गरिमा गिराने वाला लगा। जो पत्रकार ये बोल रहे हैं गरिमा गिरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का ये फोटो लगा रहे हैं, देखो मैं कोई समर्थक नहीं हूं। मेरी दूसरी वीडियो देखोगे तो लगेगा कि मैं किस पार्टी का समर्थक हूं। लॉजिकल बात करना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं। हो सकता है कि पहले सत्र में कांग्रेस सांसदों ने ऐसा किया हो, क्योंकि लगातार 2 बार मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने में विफल रही। कांग्रेस इस बार मुख्य अपोजिशन है, विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला है तो खुश है। हो सकता है कि राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो बहुत बड़ा पद होता है अपने आप में, संवैधानिक पद है, तो इसीलिए ऐसे नारे लग गए होंगे। चलिए, इसका भी जवाब हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसमें बजट पेश किया जाएगा, उस सेशन में पता चल जाएगा कि नारेबाजी की जो प्रथा है वो कायम है या फिर कुछ बदलाव है। बात खत्म, विवाद ही खत्म करते हैं। बात खत्म, विवाद खत्म। अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग ने जो खुलासे किए थे, आपको याद होगा, उस मुद्दे पर अब सेबी ने भी हिंडनबर्ग के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। पहला गोल सेबी ने दागा है। उसने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस को जारी कर दिया और सेबी ने कहा कि अगर वह हिंडनबर्ग को दोषी पाता है तो उस पर वो ना जुर्माना लगाएगा और उसके भारतीय बाजार में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब सेबी ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग और उनके जो मालिक है ना, नेथन एंडरसन ने अडानी ग्रुप को जानबूझ करके उनको नुकसान पहुंचाया। उसने अपने क्लाइंट मार्क किंगडन और उनकी कंपनी को मुनाफा पहुंचाने के मकसद से इस तरह की रिपोर्ट बनाई। अडानी के शेयर धड़ाम होते हैं, नुकसान पहुंचता है, ये सिर्फ मुनाफे के लिए किया गया हिंडनबर्ग की तरफ से, उनके मालिक के द्वारा। सेबी ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग ने इस मुनाफे में 25% का हिस्सा भी लिया है। अब इस हिंडनबर्ग ने अपना जवाब पेश करते हुए उल्टे सेबी पर ही सवाल उठा दिए। हिंडनबर्ग के मुताबिक कि वह खुद ना अडानी के शेयर में शॉर्ट सेलिंग कर रही है। शॉर्ट सेलिंग का धंधा करने वाले इस कंपनी ने कहा उसने अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि अन्य कम से कम 40 मीडिया रिपोर्टों ने कर दी है। जिन अखबारों ने इस खबर को आगे बढ़ाया उसमें प्रतिष्ठित ब्रिटिश दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स भी है। हिंडनबर्ग ने हैरत जताई कि सेबी ने उन सबको नजरअंदाज कर सिर्फ उसे ही नोटिस भेजा है कि नोटिस भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का खुलासा करने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि सेबी ने अडानी से मिलकर के शेयर ब्रोकरों पर अडानी समूह में शॉर्ट सेलिंग बंद कराने के लिए दबाव डाला। साथ ही सेबी एक नई बड़ी भारतीय निवेश कंपनी का नाम लेने से बचती रही है जिसके इस प्रकरण में कथित भूमिका है। स्पष्टता ये आरोप बड़े गंभीर हैं। इन सबसे सेबी की छवि जो है वो खराब हो सकती है। इसका असर भारतीय शेयर बाजारों की साख पर भी पड़ेगा। इसीलिए सेबी को इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए। अगर उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर उसे हिंडनबर्ग पर भारत से अमेरिका तक कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। स्पष्ट है, बात विश्वसनीयता की है, बात बस और कुछ नहीं।
एबीपी की न्यूज एंकर रोमाना के साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की हाथरस वाले डिबेट पर, हाथरस जो सत्संग कांड हुआ है उस पर बहस छिड़ गई और भाषा का जो स्तर है वो इस निचले स्तर पर आ गया कि लाइव टेलीविजन पर सुनने के बाद में सब परिवार उस शो को देख रहा था, मैं खुद अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। शब्दावली, बाप रे बाप। आप भी सुनिए, आप डिसाइड कीजिए क्या सही था, कमेंट सेक्शन बताइएगा। चलते चलते मैं आपसे एक बात दरख्वास्त करूंगा, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। तब तक आप इस डिबेट के उस अंश को देखिए और बताइए। ठीक है, आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंडित शुक्ला जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हम तो रोज मिलते हैं सर। मैं तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा सम्मान निकालिए ना, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अब जरा आशुतोष जी को लेकर आते हैं चर्चा में। आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। बहुत पर्सनल हो रहे हैं शुक्ला जी, बहुत पर्सनल हो रहे हैं पंडित शुक्ला जी, इतना परेशान मत होइए। आपके पास जवाब नहीं है आज मुद्दे पर, हम समझ रहे हैं, आप फंस गए, हम समझ रहे हैं, इतना परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी, आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। का जो मैंने बुर्का पाला उस पे आपको पीड़ा होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर